क्लास 11 के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को शुरू करने के पहले हमें थोड़ी सी जानकारी इन चीज़ों के बारे में याद रखनी है, जिसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनली नेचुरल फोर्स हैं। ये 4 टाइप्स के हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सभी फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रेविटी भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो सबसे कमजोर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल के बीच काम करता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज़्यादा अर्थात 10⁻36 टाइम्स होता है, मतलब 10⁻36 टाइम्स ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना गुना इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा फोर्स है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ये चारों फोर्सेस में सबसे ताकतवर है, और ये फोर्स इसका तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 100 टाइम्स होता है। ये 100 टाइम्स ये होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और लास्टली जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, अब लास्टली वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब दुर्बल न्यूक्लियर फोर्स क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, तो इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा रिवाइज के लिए कर देते हैं। यह फोर्स तभी उत्पन्न होता है जब न्यूक्लियस से एक बीटा क्षय होता है। बीटा क्षय में एक इलेक्ट्रॉन अर्थात चार्ज पार्टिकल निकलता है और एक अनचार्ज पार्टिकल अर्थात न्यूट्रिनो निकलता है। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब दुर्बल नाभिकीय बल है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से छोटा है। और ये कार्य करता है 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में, अर्थात यह इसका परिसर है 10⁻⁻16 के परिसर पर कार्य करता है। अब हम लोगों को सेकेंड चैप्टर में आने में कोई परेशानी नहीं है, और सेकेंड चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन। तो मात्रक क्या है, इसकी चर्चा कर लिया जाए। मात्रक तो किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत या दृक्षित रूप से चुने हुए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। अब भौतिक राशियों की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमें केवल 7 मूल राशियों का मात्रक याद रखना है, और इन 7 मूल मात्रकों के संकेतों की मदद से बाकी अन्य व्युत्पन्न मात्रकों का भी चर्चा आसानी से किया जा सकता है। तो 7 मूल मात्रकों का नाम हम यहाँ दे रहे हैं। उसके पहले चर्चा कर देना जरूरी है कि 2 और पूरक मात्रक भी हैं, जिसे हम 2 नामों से जानते हैं। एक समतलीय कोण का माप और दूसरी धन कोण। तो अब समतलीय कोण और धन कोण क्या है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ कर देते हैं। इन 7 मात्रकों का नाम बताने के पहले यह बताना भी जरूरी है कि पूरे संसार में बहुत दिनों तक अर्थात 1971 के पहले तक अलग अलग देशों में अलग अलग मात्राएं चल रही थीं, जिनका नाम हम इस तरह से याद रख सकते हैं: CGS
इन राशियों के यूनिट्स का नाम लिखने के पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि बहुत दिनों तक इन मात्रकों का यूज होते रहा है संसार के विभिन्न देशों में, जिसमें प्रमुख है सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। अब आज मतलब 1971 के बाद जो फ्रेंच में एक महासम्मेलन हुआ वैज्ञानिकों का, उसमें यह तय किया गया कि एसआई यूनिट का ही यूज पूरे वर्ल्ड में होगा, और एसआई यूनिट के अंतर्गत 7 मेन क्वांटिटीज का नाम यहाँ है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मेटल, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका मात्रक का नाम लेंथ है अर्थात लंबाई, इसका मात्रक मीटर है। मास, इसकी यूनिट एसआई यूनिट्स किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ मैटर मोल MOL, स्मॉल m should be written, and luminous intensity CD, small letters are written. Now we will go on next thing, and that is the measurement of angle, plane angle and मतलब समतल कोण और धन कोण। अब हम लोगों को इन दो एंगल्स के बारे में जान लेना है। तो ये एंगल जो है समतल कोण है, प्लेन एंगल, और इसके लिए हम रेडियन में इसे मापते हैं। 10 क्लास तक के स्टूडेंट डिग्री मेजर तो जानते होंगे, लेकिन रेडियन मेजर क्या होता है तो इसके लिए शॉर्ट में आप जानिए कि अगर ये सर्किल है और इस सर्किल का ये रेडियस हुआ और रेडियस का वैल्यू r है, तो r, और सपोज दैट कि इस चाप की बात हम करते हैं AB, तो AB जो चाप है मतलब आर्क है, तो लेंथ ऑफ AB का जो लेंथ है ये, इसमें अगर हम r से डिवाइड करेंगे तो ये एंगल बनेगा थीटा, और इसको रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन। ठीक उसी तरह से यहाँ ये समतल कोण है, इसमें ये डायमेंशन लेस होने की वजह से यहाँ d लिखा हुआ है। तो अगर ये आर्क की लंबाई ds है तो इसमें एंगल का मेजरमेंट जो d थीटा लिखा हुआ है, डायमेंशन लेस थीटा, इक्वल टू ds मीन्स लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। और यहाँ जो सॉलिड एंगल है इसकी चर्चा हम लोगों को कर लेनी है। तो यदि हम किसी तार को देखते हैं तो वो तो एंगल आसानी से मेजर किया जा सकता है कितना एंगल बना रहा है, लेकिन अगर कोई पेपर का टुकड़ा देखा जाए, जैसे इस छोटे से पेपर के टुकड़े को देखा जाए, तो ये आंख पर कितना एंगल बनाता है इसको तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने से समझ में आ जाएगा। पेपर का टुकड़ा अगर रेक्टेंगुलर है तो इसके किनारे, जैसे कि ये किनारा, नीचे का किनारा भी ऐसे आ करके अगर आंख पर देखा जाए तो इस तरह से ये मेजरमेंट लेगा। फिर यहाँ से ये भी यहाँ एंगल के रूप में पहले नीचे वाला देखा गया, फिर ये साइड वाला देखा गया, फिर ऊपर वाला देखा गया, और इसी तरह से ये इस साइड को भी हम लोग देखेंगे। और देखते हुए यहाँ जो एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल, और इसका मेजरमेंट जो लेना होगा तो ये अगर सरफेस इसको हम O मानते हैं, सेंटर केंद्र O वाले इस सरफेस के अंदर जो अवरोधन एरिया है, उस एरिया द्वारा घिरे हुए वैल्यू को अगर हम DA कहें, DA, तो इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा उसका नाम है स्टेरेडियन, और ये होगा DA/r²। इसको SR बोलते हैं, स्टेरेडियन, और यहाँ इसको हम रेडियन बोलते हैं, RAD। और इसका उपयोग करते हुए बड़ी दूरियों को हम माप सकते हैं, जिसे हम जल्दी में बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ी दूरी, जैसे अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं और यहाँ से किसी ग्रह जिसका नाम अगर S है, इसका दूरी हम पृथ्वी पर यहाँ हैं और इसे इस ग्रह की दूरी मापना चाहते हैं, तो हमें एक विधि है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड, लंबन विधि, इसका यूज करेंगे। इसमें नाम के अनुसार थोड़ी सी सेंस है इसमें कि अगर हम दोनों आंख के सामने अगर पेंसिल रखते हैं दीवार के संदर्भ में, और पेंसिल को एक आंख से बंद करके देखा जाए, तो उस स्थिति की तुलना में और फिर दूसरी आंख को
खोलते हुए पहले को बढ़कर देखा जाए तो थोड़ी स्थिति बदली हुई लगेगी, और इसी दोनों स्थितियों के अंतर अर्थात दोनों आंख के बीच की दूरी जो है लंबन दूरी कहलाती है। और यहाँ जो ये ग्रह है, प्लैनेट है, तो अगर यहाँ से इसकी दूरी पृथ्वी पर से मापना चाहते हैं तो अर्थ पर दो बिंदु लेते हैं, संदर्भ बिंदु। सपोज दैट दो वेधशालाएं हैं जिसका नाम है, इसका ए और इसका बी नाम है। तो इन दोनों वेधशालाओं से एक ही समय इस ग्रह को देखा जाएगा, और उस समय इस तरह से ये देखने पर यहाँ एक दोनों वेधशालाओं के बीच एंगल बनेगा जिसका मेजरमेंट रेडियन में होगा। सपोज दैट इस एंगल का नाम अगर थीटा है, और इस दोनों वेधशालाओं के बीच की दूरी ये भी है, और ये दूरी ग्रह की दूरी है पृथ्वी से। तो इस ग्रह की दूरी को निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये जो फार्मूला है उसके पहले थोड़ी सी ध्यान दीजिए। ये जो दूरी है दोनों वेधशालाओं की दूरी बहुत बहुत कम है इस लंबी दूरी की तुलना में। तो इसको हम आर्क मानते हुए इसको हम आर्क मान लेंगे, और इसको रेडियस मान लेंगे, रेडियस। और इस हिसाब से रेडियन में इसका जो रिलेशन बनेगा वो होगा AB बाई डी, रेडियन में आएगा। और इस AB को अगर हम B मानते हैं शॉर्ट में, इसको लिख सकते हैं B बाई डी। चूंकि B बाई डी ये बहुत बहुत छोटा है 1 से, इसलिए इसको हमने आर्क माना था। और उस स्थिति में कोण की मेजरमेंट और इस दोनों वेधशालाओं की दूरी मालूम रहने पर तुरंत हम इस D का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थीटा का वैल्यू था, तो D इक्वल टू होगा थीटा बाई क्या होगा आप हम बता सकते हैं, AB होगा, अर्थात ये B दूरी होगी। अब इसी विधि का उपयोग करते हुए किसी ग्रह के रेडियस को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सपोज दैट हम पृथ्वी पर किसी पॉइंट, यहाँ मान लीजिए कि ई पर बैठे हुए हैं, और यहाँ से किसी ग्रह को देखते हैं और उस ग्रह के व्यास का मान, निकटतम मान निकालना चाहते हैं। इसके लिए इस वेधशाला से देखते समय ग्रह के दोनों किनारे की मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन AB की कल्पना करेंगे, और AB जो है डायमीटर के रूप में रहेगा। और ये जो दूरी है, ये दूरी बहुत बहुत बड़ी है, इसलिए इसको हम आर्क मानते हुए फिर उसी समतल कोण का यूज करते हुए निकाल सकते हैं, जिसमें हमें अल्फा अगर कोण बनता है